एवरेज वैल्यू अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू की, और इसको अपन इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू सबसे पहले ये देखते हैं कि आरएमएस डिफाइन होता कैसे, मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन स्क्वायर करेंगे जो भी क्वांटिटी, सपोज एक फंक्शन है और ये फंक्शन मान लेते हैं टी का फंक्शन है, तो सबसे पहले उस फंक्शन को अपन स्क्वायर करेंगे। ये लो स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में हम उसकी मीन यानी कि एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का क्या तरीका होता है, यदि फंक्शन टाइम का है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहिए, हाँ या ना। और यदि हमें ये T1 से T2 इंटीग्रेट कर रहे हैं तो नीचे आपके पास T1 से T2 माइनस T1 आना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास, स्क्वायर कर दिया हमने और इसका मीन भी ले लिया। उसके बाद में हम इसको रूट लेंगे, ये लो। तो ये जो वैल्यू आएगी ये उस फंक्शन की आरएमएस वैल्यू आएगी। ये जो फंक्शन t का था उसकी T1 से T2 तक आरएमएस वैल्यू इस तरीके से डिफाइन होगी। ये पहले हम कब पढ़ चुके हैं, केटीजी वाले चैप्टर में भी इस पर डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, वहाँ भी हमने इसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से निकालेंगे। तो वहाँ भी ऐसा ही डिफाइन हुआ था, बस वहाँ एफ फंक्शन क्या था, स्पीड आ गई थी या फिर कहूँ वेलोसिटी आ गई थी। और यहाँ पे एफ आपके पास या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली मैंने बता दिया किस तरीके से डिफाइन हुई हमारे पास आरएमएस वैल्यू। अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कि आरएमएस वैल्यू के मतलब क्या होगा। तो ये जो आरएमएस वैल्यू है ये आपके पास हीटिंग इफेक्ट पे बेस है, यानी कि आरएमएस वैल्यू कहीं ना कहीं ये बताएगी कि सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक मेरे पास सपोज एसी सर्किट है जहाँ पे मैंने एक एसी सोर्स लगाया है। ऑफकोर्स एसी सोर्स है तो वोल्टेज टाइम के साथ वेरिएबल होगा, इस वजह से एक टाइम वेरिंग करंट मिलेगी। और इस सर्किट को मैं टी टाइम के लिए ऑपरेट करवा रहा हूँ, फॉर टी टाइम के लिए ऑपरेट करवाया तो इस सर्किट के अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस हुई है, कैपिटल एच। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल वही रेजिस्टेंस पे एक डीसी सोर्स लगा रहा हूँ और उसी सर्किट को भी अपन इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट करवा रहे हैं। तो वी की डिफरेंट वैल्यू पे यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो आपके पास डिफरेंट होगी, लेकिन वी की एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जब हमारे पास ये जो हीट जनरेट हो रही एसी और डीसी इन दोनों में इक्वल हो जाए। उस मोमेंट पे ये जो वी की वैल्यू होगी, उसके लिए जो वी की वैल्यू होगी ये वी बेसिकली आरएमएस वैल्यू होगी। किसकी आरएमएस वैल्यू, इस एसी वाले की। यदि आपको बोला जाए कि इस एसी की आरएमएस वैल्यू कितनी है तो आप बोल सकते हो इतने वोल्टेज के इक्वल। और बोला जाए इस करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है तो ये आ जाएगी उस करंट की आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अच्छा एवरेज और आरएमएस में क्या डिफरेंस है। एवरेज कहीं ना कहीं मेरे को चार्ज के बारे में बता रहा था कि सर्किट में इफेक्टिवली कितना चार्ज फ्लो हुआ, और आरएमएस वैल्यू ये बता रही है कि सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, या फिर बोलूँ हीट कितनी कंज्यूम हुई, ये रेजिस्टेंस कितनी हीट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो हीट कंजम्पशन के बेसिस पे हमारे पास आरएमएस वैल्यू डिफाइन होती है। और ये एसी की बात नहीं है, अब कहीं भी आरएमएस वैल्यू यदि डिफाइन होगी वो कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, वर्क डन से रिलेटेड बात होगी। अच्छा वो कैसे, आप थोड़ा याद कीजिए जो आपका केटीजी वाला चैप्टर है, केटीजी वाले चैप्टर के अंदर जो वीआरएमएस था, जब आप वो फाइनल वाला फॉर्मूला लिखते हो प्रेशर वाला, ठीक है, तो प्रेशर वाले फॉर्मूले के अंदर जो स्पीड होती है वो आपके पास कौन सी लेते हो आप, वीआरएमएस लेते हो। ठीक है, प्रेशर, वर्क डन, उनसे रिलेटेड जहाँ भी स्पीड यूज़ होगी तो कौन सी स्पीड यूज़ करते हैं अपन, आरएमएस वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास जो कमर्शियल एसी है साइनोसोडल वेव, ये गिवन है और कुछ डिफरेंट आपके पास सिचुएशन में हमें चाहिए कि आरएमएस वैल्यू कितनी है। ठीक है,
मैं थोड़ा सा एक बार ग्राफ बताता हूँ ताकि मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसमें एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके पास साइन वेव का टाइम के साथ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास साइन वेव का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। मैंने एक टाइम पीरियड के लिए बनाया करंट का। तो ये आपके पास कैपिटल टी, ये T/2 और ये हमारे पास T/4, ठीक है। यही नज़र है। पहले पार्ट के अंदर जो हमसे पूछा गया है वो है हमारे पास 0 से कैपिटल T तक का पार्ट, यही पूछा गया है। यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक का पूरा हमें चाहिए कि RMS कितना होगा। दूसरे पार्ट में पूछा है 0 से ये आपके पास T/2 हो गया, T/2 तक का, यहाँ तक का। और तीसरे पार्ट में T/4 तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। और चौथे पार्ट में पूछा है T/8 तक का, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट पूछे हैं जहाँ हमें आंसर निकालना है। अब थोड़ा सा इस वीडियो को अभी पॉज करके ये सोचो कि कितने पार्ट का आंसर एक जैसा आना, कितने पार्ट का आंसर सेम आएंगे, कितने के नहीं आएंगे। ये आपको भले ही इररिलेवेंट लग रहा हो, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई किया जाएगा उस मोमेंट पे उस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपका आंसर कौन सा सही है कौन सा नहीं है, आई मीन कि कितने पार्ट के सेम आएंगे, एक बार अपन निकाल के देख लेते हैं, फिर आपको एहसास भी दिला देंगे कि किसी पार्ट के सेम आए तो क्यों आए और नहीं आए तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन मैथमेटिकल पार्ट पाते हैं। और मैंने कहा था मैथमेटिकल पार्ट को जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अपन टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, हम ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में भी इसी ग्राफ को देख सकते हैं। यदि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 2π, और ये वैल्यू पाई, और ये वाली π/2, ठीक है। अब मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आ जाते हैं। RMS वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, करंट की RMS वैल्यू निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले करंट को स्क्वायर करेंगे और उसका मीन लेने के लिए ये मैं ओमेगा टी का इंटीग्रेट, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, लिमिट लगाऊंगा 0 से 2π, तो नीचे भी वही लिमिट आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से, ठीक है। और फिर पूरे का अंडर रूट, तो स्क्वायर करके मीन लेके मैंने रूट ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर। अब एक काम करते हैं, करंट का स्क्वायर करते हैं। करंट का आप यदि स्क्वायर करने जाओगे तो करंट का स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी आपके पास एज इट इज़, लिमिट 0 से 2π। और ये बेसिकली I0 कांस्टेंट था तो मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और नीचे से 2π, यही नज़ारा है। और पूरे की पावर 1/2। अब आपको पता है कि यदि ये आपके पास बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए, थीटा के रेसेंट साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसको जब भी हमें इंटीग्रेट करना पड़े हम क्या करते हैं, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, 1 - cos 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। बहुत बढ़िया। तो अब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2π। और इधर वाले पार्ट को देखो, इधर वाले पार्ट के अंदर हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, लिख सकते हैं ना। लिमिट इंटीग्रेशन की अभी भी वही रहेगी 1/2। एक काम करते हैं, इस 2 को मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4π। और अंदर के साइड में हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 2π डी ओमेगा टी माइनस
कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी 0 से 2 पाई। यही नज़ारा है। एक काम करते हैं, अब दोनों को 1/1 अपन इंटीग्रेट करते हैं। पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो जो बाहर था उसको एज इट इज लिख देता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास 1 का इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट डी ओमेगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सीधे ही मैं लिख देता हूँ 2 पाई। 2 पाई माइनस 0 2 पाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाले पार्ट की बात करता हूँ। अब आपके पास कॉस 2 ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपका होगा 2 ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी होता, तो फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन, तो ये आ जाता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई, जिसको आपने ये ओमेगा टी माना था वो क्या था 2 ओमेगा टी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई। यही है, ओमेगा टी की जगह अपन 2 पाई लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये आपके पास आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई 2 पाई माइनस, यहाँ लिमिट पुट करो तो एक सेकेंड, अपर लिमिट लगाओ क्या बनेगा साइन ओमेगा टी की जगह 2 पाई, तो ये क्या बनेगा 4 पाई, ये बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो साइन 0 डिवाइड बाई 2। अब साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और 0 की वैल्यू भी 0, तो 0 माइनस 0, तो ये पूरा पार्ट कहीं ना कहीं हमारे पास 0 जा रहा है, ये पूरा पार्ट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन है वो 0 आया है। अच्छा सर, इस पार्ट का इंटीग्रेशन 0 कैसे आ गया? देखो, आप ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो कॉस 2 ओमेगा टी को, ठीक है। यहाँ ओमेगा टी होता तो बेसिकली अपन कॉस का ग्राफ का इंटीग्रेट कर रहे हैं एक टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन 2 ओमेगा टी है, फ्रिक्वेंसी डबल हो गई तो टाइम पीरियड आधा हो गया, और आपकी लिमिट अभी भी वही है, टाइम पीरियड आधा हो गया, मतलब आपने एक तरीके से ये जो कॉस 2 ओमेगा टी है इसके 2 टाइम पीरियड के लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया है। एक टाइम पीरियड में आपके पास साइन हो या कॉस, आंसर कितना आएगा 0, आप 2 में करोगे तो भी 0 आएगा। इस वजह से आप आगे से मैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता था। अब देखो, ये ओमेगा टी की जगह 2 ओमेगा टी आ गया, तो कहीं ना कहीं लिमिट जो है वो अब फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो टाइम पीरियड आधा हो गया। अब सोचो ना, जो टी की वैल्यू है, पहले ओमेगा टी की जगह आप 2 पाई लिखते तब जाकर अंदर 2 पाई बनता, अब ओमेगा टी की जगह जैसे ही पाई लिखोगे अंदर कॉस 2 पाई बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 0 से पाई अब यहाँ पे एक टाइम इंटरवल होगा, और 0 से 2 पाई 2 टाइम इंटरवल हो जाएंगे, 2 टाइम पीरियड हो जाएंगे। तो एक टाइम पीरियड के लिए साइनोसॉइडल फंक्शन का 0 होता है, 2 के लिए भी 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर 0 आएगा। आगे से जब ऐसा होगा तो हम बार बार इंटीग्रेट करके ये सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे। अब आगे आंसर पे फोकस करते हैं। देखो, तो हमारे पास ये वाला पार्ट तो गया, अब यहाँ से पाई कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और पूरे की पावर 1/2। तो IRMS कितना आया है, तो IRMS की वैल्यू आई है हमारे पास आई नॉट डिवाइड बाई √2, यानी कि एक जो साइनोसॉइडल वेव होगी, एक साइनोसॉइडल वेव के लिए आपके पास जो RMS वैल्यू होगी वो आपके पास पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 होगी। कब? एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात करें, चाहे वो साइन हो या कॉस हो, दोनों के लिए सेम आने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास नज़ारा रहेगा। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये पहले पार्ट को अपन ने सॉल्व कर दिया। अब अपन एक काम करते हैं, दूसरे पार्ट पे बात कर लेते हैं, ये वाले पे। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या आंसर आता है, ठीक है।
दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमें अगेन IRMS की बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले करंट का स्क्वायर करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप टी के रेस्पेक्ट में करो, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करो, आपकी मर्जी है, लेकिन लिमिट उसके अकॉर्डिंग लेगी। लिमिट इस बार मेरे पास पाई से 0 तक की बात करेंगे, यानी कि t/2 तक, 0 से t/2 तक की बात हो रही है। करंट की वैल्यू पुट कर देंगे। करंट की वैल्यू कितनी है? I0 का स्क्वायर, मैंने I0 को बाहर ले लिया है, अंदर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओमेगा टी, लिमिट 0 से पाई। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन जब भी इंटीग्रेट करना पड़े क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले की हेल्प लेके कैसे लिखेंगे इस पार्ट को? तो इस पार्ट की जगह मैं लिखूंगा 0 से पाई, और इस पूरे पार्ट की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, यही होगा। अगेन ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। अंदर हमारे पास इसको 2 पार्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। पहला 0 से पाई, दूसरा अपन बात कर रहे हैं 0 से पाई cos 2 ओमेगा टी। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। अच्छा, क्या इस पार्ट को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है? क्या इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 0 होगा? सर कैसे? इसका आंसर इसलिए 0 होगा कि देखो भाई, यदि ओमेगा टी होता तो 0 से 2 पाई एक टाइम पीरियड होता, लेकिन ये 2 ओमेगा हो गया तो टाइम पीरियड आधा हो गया, यानी अब इसका जो टाइम पीरियड है 0 से पाई होगा। 0 से टाइम में एक टाइम पीरियड हो जाएगा, तो एक टाइम पीरियड के लिए किसी भी साइनोसॉइडल, साइनो या कॉस, आंसर में से 0 आना चाहिए। फिर भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, आंसर 0 ही आएगा इस पार्ट का। इधर वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इधर वाले पार्ट पे देखो, ये I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये कॉस, ये क्या नाम 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा टी की जगह पाई, पाई माइनस 0 तो पाई, फिर ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बचेगा पूरे की पावर 1/2। तो यहाँ भी क्या आएगा? I0 डिवाइड बाई √2, यानी कि आधे टाइम पीरियड के लिए भी RMS वैल्यू वही आ रही है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट और पहले पार्ट दोनों में सेम आ रहा है। पहला पार्ट बोले तो यहाँ से लगा के यहाँ तक मैंने RMS निकाला, वही आया। दूसरे पार्ट में 0 से लगा के t/2 तक निकाला, तब भी वही आया। ठीक है, 0 नहीं आया। देखो सबसे पहले 0 से t के अंदर ग्राफ नेगेटिव में भी था, फिर भी RMS वैल्यू 0 नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरे मैंने 0 से t/2 तक किया, तब भी वही आंसर आया। एक काम करते हैं, 0 से t/4 वाले पार्ट को भी देख ही लेते हैं। ठीक है, 0 से t/4 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। IRMS की वैल्यू 0 से t/4 वाले में अगेन I0 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको इंटीग्रेट करें डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। लिमिट हमारे पास 0 से π/2, तो नीचे आएगा π/2 माइनस 0। ठीक है, तो ये आपके पास 2I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, और इस पार्ट को आपको पता है कि 2 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में 0 से π/2 तक।
इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2i0 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, ये वाला बाहर ले लेते हैं 2, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर एक बार अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से π/2 डी ओमेगा टी का, ठीक है। और दूसरे पार्ट में माइनस, ये है cos 2 ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2। देखते रहिएगा नज़ारा अब अच्छे से। अब देखते हैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ओमेगा टी होता तो 0 से 2 एक टाइम पीरियड होता, ठीक है। और यहाँ ओमेगा की जगह 2 ओमेगा गया तो फ्रिक्वेंसी डबल, तो टाइम पीरियड आधा, तो 0 से एक टाइम पीरियड होगा। 0 से एक टाइम पीरियड होगा तो 0 से π/2 आधा टाइम पीरियड होगा। अब कॉस का थोड़ा ग्राफ देखो तो कॉस का ग्राफ कैसा आता है। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आना चाहिए, यही होता है। और ये होता है आपके पास एक टाइम पीरियड, ये आपके पास t/2। अब बताओ t/2 तक में बात की जाए तो जितना एरिया पॉजिटिव होगा उतना एरिया नेगेटिव भी आएगा। तो कॉस के अंदर आधे टाइम पीरियड 0 से π/2 यानी t/2 तक आंसर कितना आना चाहिए, 0। ये मैं बोलूँगा सर ये तो 1/4 में बात हो रही है। ओमेगा टी होता तो 1/4 में बात हो रही होती, यानी t/4 तक बात हो रही है। 2 ओमेगा टी हो गया तो π/2 का मतलब अब आपके पास वो आधे टाइम पीरियड तक चले गए। इस cos 2 ओमेगा टी का जो ग्राफ बनेगा उसमें π/2 पे ये t/2 आ जाएगा। अब पुट करके देख लो भाई, ओमेगा टी की जगह π/2 रखो तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बनेगा cos पाई बस। और ये cos पाई तो है, यहाँ पे पाई वैल्यू तो आएगी यदि आप थीटा लिखते हो तो, हाँ है ना। तो इस पार्ट का अगेन आंसर 0 आ गया। इस पार्ट की बात करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t/2 रहेगा, π/2 माइनस 0, तो ये आपके पास पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, i0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यही बचेगा, पूरे की पावर 1/2 है तो अगेन ये i0 डिवाइड बाई √2। यानी कि पहले तीनों पार्ट का आंसर एक जैसा है, आया कि नहीं है। अब देखते हैं भाई एक जैसे क्यों आए, थोड़ा साइन के ग्राफ को देखो। ये हमारे पास साइन का ग्राफ था। अब अपन कर क्या रहे हैं, पहले वो वापस देखते हैं कि RMS वैल्यू के अंदर सबसे पहले अपन जो काम होता है वो होता है अपन ग्राफ का स्क्वायर करते हैं। देखो भाई अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा, जब स्क्वायर हुआ होगा तो ये वाला ग्राफ पॉजिटिव वाले की वेव फॉर्म ऐसी रही होगी, बस वैल्यू बढ़ गई होगी। और जैसे आपने स्क्वायर किया होगा तो नेगेटिव वाला ग्राफ भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव में चला गया होगा। देख लो ये i² का ग्राफ हो जाएगा आप ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो, हाँ है ना, ये i² का ग्राफ होगा। अब आप इस ग्राफ का पहले निकालोगे एवरेज, फिर लोगे रूट। अब आप एवरेज देखोगे तो देखो 0 से 2 एवरेज लो या 0 से एवरेज लो, क्योंकि 0 से और पाई से 2 एक जैसा नज़ारा हो रहा है। तो आपके पास पहले और दूसरे पार्ट में तो एक जैसा आना ही था। तीसरे पार्ट की जब अपन बात करेंगे, यहाँ देखो ये वाले पार्ट की बात हो रही, तो भाई ये वाला हिस्सा 0 से π/2 तक का यानी कि t/4 तक का, और उसके बाद का हिस्सा आइडेंटिकल है, बस एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है। तो एवरेज तो दोनों का एक जैसा आएगा, ठीक है। जब दोनों का एवरेज इक्वल आएगा तो फिर उसका रूट लेंगे तो भी इक्वल आएगा। तो अब 0 से π/2 बात करो या π/2 से पाई बात करो, हाँ है ना, एवरेज एक जैसा आएगा, या फिर 0 से पाई बात करो तो भी एवरेज वही आएगा। तो इस वजह से तीनों पार्ट का आंसर एक जैसा आए थे। चौथा पार्ट कहाँ बोल रहा है, 0 से आपके पास ये t/8 की बात हो रही है, यहाँ कहीं बात हो रही है, इतना ही ग्राफ आएगा। तो क्या ये ग्राफ का आंसर सेम आने वाला है, नहीं, यहाँ से इतना ही पार्ट की बात हो रही, तो इस पार्ट का आंसर सेम नहीं आएगा।
ठीक है, इस पार्ट का आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, बाकी उन सब का एक जैसा आएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रही बात आपको कि किस पार्ट का एक जैसा आएगा, किस पार्ट का नहीं आएगा। ठीक है, आप स्क्वायर करके सोचो, पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, वेव फॉर्म के पैटर्न को देखो, क्योंकि स्क्वायर होने वाला है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि भाई करंट यदि वायर में राइट टू लेफ्ट जाए या लेफ्ट टू राइट जाए, हीट जनरेट तो होगी। ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस में एक बार करंट ऐसे गई, रेजिस्टेंस ने हीट ये कंज्यूम की और करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, रेजिस्टेंस क्या चलो वापस दे देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो दोनों ही मोमेंट में हीट कंज्यूम करेगा। इस वजह से जब अपन ये जो आरएमएस है वो हीट के बेसिस पे, और हीट को करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लास्ट वाला पार्ट जो बच गया उसको इंटीग्रेट भी कर ही देते हैं आपके मन रखने के लिए, पता तो रहेगा उसका आंसर कितना आ रहा है। तो अपन आई आर एम एस पे आते हैं सीधा ही। आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, लिमिट 0 से π/4, तो नीचे ये आ जाएगा π/4, लिमिट पूरे की पावर 1/2। आई नॉट का स्क्वायर और ये 4/π, और इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, यही करने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर देते हैं। टू बाहर ले लेते हैं तो ये बनेगा 2 I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, और इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट वाइज कर लेते हैं। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 से π/4 माइनस दूसरे पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, 0 से π/4 और ये cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो भाई इस बार 0 नहीं आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, इस पार्ट का आंसर तो ओमेगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो π/4, इसको तो भूल ही जाओ। आगे वाले पार्ट बात करते हैं। आगे वाले पार्ट के अंदर इस पूरे की जगह ओमेगा टी होता तो क्या होता, साइन ओमेगा टी, और 2 है तो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। कैसे 2 ओमेगा टी की जगह आपने ओमेगा टी की तरह ट्रीट करके इंटीग्रेट किया, जिसको आपने ओमेगा टी ट्रीट किया उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है ओमेगा टी के रेशन 2, तो उसे डिवाइड कर देते हैं। लिमिट 0 से π/4, लिमिट रखने में ध्यान रखना, अपना वेरिएबल ओमेगा टी पूरा एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपके पास 2I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, π/4 माइनस 1/2 बाहर लो, यहाँ लिमिट पुट करो, साइन 2 पाई ओमेगा टी की जगह π/4 माइनस साइन 0। अच्छा, ये 2 तो बाहर ले लिया। ठीक है, अच्छा देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। बहुत बढ़िया, 2I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, π/4 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 नीचे क्या बनेगा, ये π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये बचेगा 1/2। ये बचेगा। ठीक है, तो यदि आपको बोला जाए IRMS कितना आ रहा है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म्स आएगी। एक काम करो, आप चाहो तो यहाँ पे पाई को अंदर भेज सकते हो और 2 को भी अंदर भेज दो, ताकि थोड़ी सिंप्लीफाई दिखे। ये I0, बाकी पार्ट को अंदर भेज दो, तो आप यहाँ से क्या बनेगा, 1/2
पाई से पाई कट जाएगा, माइनस यहाँ बचेगा 1/पाई पूरे की पावर 1/2, ये नज़र होगा। तो ये IRMS की वैल्यू आ गई। ये चौथे पार्ट का आंसर डिफरेंट आया है, बाकी 3 पार्ट का आंसर एक जैसा आया है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, यदि किसी ने ये पूछा होता T/4 से लगा के 3T/4 तक, यहाँ पे RMS वैल्यू क्या आएगी, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। आपके हिसाब से कितनी आनी चाहिए? ये I0/√2 आनी चाहिए या कुछ और आनी चाहिए? थोड़ा सोच के बताइएगा।